नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आज हम बात करने वाला बीएसटीसी के शानदार एग्ज़ाम के उन प्रश्नों पर जो अगर राजस्थान पुलिस रीट और भी कुछ अन्य परीक्षाएं जिनमें आ सकते हैं। इनमें से दोस्तों मैंने कुछ बीएसटीसी वाले प्रश्न लिए, कुछ रीट वाले लिए और कुछ प्रश्न मैंने राजस्थान पुलिस वाले लिए। तो सभी का एकदम निचोड़ लेके लिए हैं जो प्रश्न बार बार आ सकते हैं, आए हुए हैं। लगभग ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं आए हुए हैं पर आगे आने की संभावना है, तो कुछ प्रश्न वो भी है। ठीक है, तो इसलिए हम इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और जो नहीं आते उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो आज का पहला प्रश्न है हम अपना कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, किसके द्वारा रंगा गया या दिया गया या रंगवाया गया? तो आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय या महाराजा स्वाई जय सिंह? बताइए जल्दी से, इनमें से किसके द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग में रंगा गया? आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों ये चीज़ कि किसने रंगवाई। ये अपने महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय ने अपने जो जयपुर है उसको गुलाबी रंग में रंगवाया। ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा ये तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 मिनट, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं तब तक। रेड कलर कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अपना, जयपुर में दुलारी योजना का संबंध है, सॉरी राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? जयपुर वाला खत्म हो गया अपना प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किससे है? अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से या उपयुक्त सभी? इनमें से कौन सा होगा? बताइए मुझे एकदम जल्दी से। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है और 2013 के एग्जाम में आया हुआ था। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों से, जाति की बालिकाओं से या सभी बालिकाओं से, या फिर ग्रामीण बालिकाओं को स्कूल जाने तो निःशुल्क बस यात्रा से संबंधित है, या फिर इन चारों से संबंधित है? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए आपका जवाब क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके उत्तर देने के साथ। बताया जल्दी से, इसका क्या उत्तर है आपके हिसाब से? बिल्कुल, जिन दोस्तों का भी उत्तर है ना, अपना दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से राजस्थान की दुलारी योजना का संबंध है। दोस्तों ये जो तत्कालीन मतलब 2013 के जो मुख्यमंत्री थे ना, श्रीमान अशोक गहलोत, जो वर्तमान में भी थे, उन्होंने ये योजना शुरू की थी, दुलारी योजना। तो उनमें क्या है कि उनके जो मतलब उनके क्या जो राजस्थान की जो लड़कियां हैं उनको जीवन कौशल शिक्षा दी जाए। मतलब वो अपने जीवन में अगर कोई नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए और तो भी वो अपने जीवन में ऐसी शिक्षा प्राप्त कर ले कि अन्य किसी भी कार्य को करे तो उनमें वो मात ना खाए, अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो इससे संबंधित थी ये योजना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आगे देखो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बहुत शानदार, जबरदस्त शानदार प्रश्न है कि निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? झुंडावत मांगी से नानी सिर काट दे द्युक्षत्राणी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर और विजय कंवर? बताएं मुझे जल्दी से, इनमें से आपका जवाब कौन सा है? पहला ऑप्शन है, थर्ड है, सेकंड है या फोर्थ है? तो वैसे तो आपका जो कंफ्यूजन हो सकता है ना वो केवल फर्स्ट और थर्ड में हो सकता है। ठीक है, तो ये आनंद कंवर और विजय कंवर तो नहीं है, ये इतना आप जानते हो अच्छे से। परंतु अब देखो सलह कंवर और रूप कंवर में से कौन सी है, तो आप अच्छे से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। पहले मुझे बता दीजिए, आप अपने मन में इनमें से एक सोच लीजिए, इनमें से उत्तर कौन सा हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ तो आप पता लगाइए ऐसे कि आपके कितना उत्तर गलत निकलते हैं। ठीक है, अब देखो चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी, और कौन सी क्षत्राणी थी? वो थी सलह कंवर। कौन थी? सलह कंवर थी, जिन्होंने अपने पति के सेनानी मांगने पर, चुंडावत के सेनानी मांगने पर सलह कंवर ने क्या दे दी थी? अपना मुकुटा, अपना मतलब सिर काट कर थाली में उनको सेनानी के रूप में दे दिया था, थाली में रखकर। और उसको चुंडावत ने अपने गले में माला की तरह पहना और इतनी भयंकर मार काट मचाई और उस युद्ध में वो विजय रहे। तो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया सलह कंवर ने, परंतु ये कलंक नहीं लगने दिया कि एक पत्नी के कारण किसी पति का
मन युद्ध में ना लगे। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। और आगे देखो रूप कंवर, आप अच्छे से जानते होंगे ये जो रूप कंवर है, इन्होंने अंतिम मतलब लगभग 1987 में, ये शायद मोहन सिंह है ना, मोहन सिंह है, सीकर साइड के है, उधर सीकर झुंझुनू के हो सकते हैं, वहाँ के जो मान सिंह या मोहन सिंह थे ना, उनकी जो पत्नी थी रूप कंवर, इन्होंने अंतिम सती का एक खिताब पाया। मतलब इन्होंने, ये ऐसी अंतिम महिला है जिन्होंने सती होने का गौरव प्राप्त किया। इनके बाद कोई आज तक सती नहीं हो पाई है। अंतिम सती कौन है? रूप कंवर है। उसके बाद अच्छे से बैन लगा दिया गया और वहाँ पर एक माँ सती का मेला पड़ता था, उस मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया रूप कंवर के सती हो जाने के कारण। आगे देखो अगला प्रश्न अपना महाराणा प्रताप से संबंधित, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न है। देखो प्रश्न को देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ है? अच्छे से सब जानते हैं भाई साहब, कुंभलगढ़ तो उनकी कर्म स्थली है। चित्तौड़, चित्तौड़ क्या है? चित्तौड़ में है क्या? कुंभलगढ़ में है क्या? उदयपुर में है क्या? तो उदयपुर में तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कौन सी है, किनकी है? उदयपुर में उदय सिंह की है। चित्तौड़ में है कि या कुंभलगढ़ में? तो आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ में कहाँ हुआ था? जूनी कचहरी कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, जूनी कचहरी में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कब हुआ था? 9 मई 1540 को भारत के एक महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ की जूनी कचहरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्नों की और अपना रुख मोड़ लेते हैं और देखते चलिए अगले प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न 2 बार आ गया, चलो ठीक है। अगले देखो, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? कहाँ हुआ था? मेवाड़, हड़ती, मारवाड़ और आमेर। दोस्तों यह प्रश्न आप कई बार पढ़ चुके हैं और 3-4 बार एग्जाम में भी आ चुका है। जो दोस्त नहीं जानते वो इसको सुन लीजिए, जो जानते हैं वो अच्छे से बता देंगे। मारवाड़ में हुआ था, जोधपुर के किस गांव में हुआ था? बताइए मुझे जल्दी से, किस गांव में हुआ था? खेजड़ली गांव में हुआ था। खेजड़ली गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। अमृता देवी की नेतृत्व में 363 व्यक्तियों का एक अपूर्व बलिदान दिया गया, केवल वृक्षों की रक्षा के लिए, केवल खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए एक महिला के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों द्वारा बलिदान दिया गया, जिसमें 69 क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है, और पुरुषों की संख्या 200 से भी ज़्यादा थी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अच्छे से देखिए, और प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला प्रश्न बहुत जानदार जबरदस्त प्रश्न है कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। भाई साहब देखो कितना शानदार प्रश्न है। मतलब वह कौन सी जाति है जिसमें जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की तरह वस्त्र पहनते हैं, लुगाइयों की तरह वस्त्र पहनते हैं, औरतों की तरह वस्त्र पहनते हैं? बताओ जल्दी से, कौन सी जनजाति जिसमें पुरुष जो वो स्त्रियों की तरह वस्त्र पहनते हैं? दोस्तों हम आम जीवन में हम देखते हैं कि जो स्त्रियाँ होती है, जो लड़कियाँ होती है, हमारा मतलब नहीं, हाँ लड़कों के वस्त्र पहनती है। मतलब जैसे हम पैंट शर्ट पहनते तो वो दीदी पैंट शर्ट पहनने लगे, हम जैसे हाथ में कड़ा पहनते तो वो भी पहनने लगे, हम छोटे बाल रखते तो वो भी रखने लगे। मतलब जैसे हम रहते हैं वैसे वो भी रहने लग गई। तो हमारे लगभग पहनावा पूरा उन्होंने ग्रहण कर लिया। परंतु एक ऐसी जाति है, एक ऐसी जनजाति है जो कि महिलाओं की तरह वस्त्र पहनती है, विशेष अवसर पर पहनती है, परंतु पहनती जरूर है। कौन सी जाति जनजाति है? अभी आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, मुझे कौन सी जनजाति है वो दोस्तों डामोर जनजाति है। ये जो डामोर जनजाति है ना, ये क्या महिलाओं की तरफ वस्त्र पहनती है। इनके जो पुरुष होते हैं महिलाओं की तरफ वस्त्र पहनते हैं। तो बात कंप्लीट हो गई अपनी, और डामोर जनजाति को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख मोड़ते हैं अपना। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहुत प्रश्न को घुमाकर पूछा गया। दोस्तों नाथद्वारा का राजमंद में है। राजमंद में कौन सा राजमार्ग गुजरता है? बताइए मुझे जल्दी से। उससे आप उत्तर निकाल सकते हैं कि NH8 है। जो NH8 है उसका वर्तमान नाम क्या है? मुझे कमेंट करके बताइए। NH जो 8 है वो क्या नाथद्वारा से होकर गुजरता है, वो जहाँ से श्रीनाथ जी का मंदिर भी है जिनके पास में। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम क्या है NH8 का? अब जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखो अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। और जबरदस्त प्रश्न, शानदार। देखो चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का किला, शेरगढ़ का किला, दौसा का किला और शाहाबाद का किला। मुझे बता दीजिए जल्दी से कौन सा वो किला है जो चंबल नदी के किनारे है
और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ ऐतिहासिक महत्व रखने वाला दुर्ग है। बताइए इनमें से जल्दी कौन सा वो किला है। दोस्तों वो किला है शेरगढ़ दुर्ग। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है, इसका शेरगढ़ किसके आधार पर रखा गया? शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इस गढ़ को जब जीता था तब वहाँ पे एक शेरशाह सूरी की एक मस्जिद भी बनवाई और इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? शेरगढ़ दुर्ग रख दिया। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से, तो एकदम लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे प्रश्न शानदार है। भाद्रपद शुक्ल नवमी अर्थात सितंबर माह, लगभग सितंबर माह में आती है, को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। दोस्तों इस तारीख को देखते ही आपके मन में एक वो महत्वपूर्ण घटना आ जानी चाहिए, आपके रगु में वो देशभक्ति की, वो राष्ट्रभक्ति की, वो पर्यावरण भक्ति की एक सुंदरतम भावना का संचार हो जाना चाहिए। आज भी वो घटना पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ना तो वैसी घटना आज तक हुई है, ना ही दोबारा कभी होगी। ऐसी शानदार घटनाएं थी वो। बताइए मुझे जल्दी से क्या है इसका उत्तर। पहला है खेजड़ली में शहीद हुए उन नर नारियों के सम्मान में, और दूसरा ऑप्शन है रामासड़ी गांव में कर्मा व गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, और थर्ड ऑप्शन अपना नागौर गांव में खमसुड़ी व शमसनी के बलिदान के संबंध में, और चौथा ऑप्शन है शाहपुरा के बारठ परिवार के बलिदान के संबंध में। तो बताइए मुझे जल्दी से कि ये जो भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह है, तो इस दिन शहीद दिवस या बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो किस घटना के आधार पर मनाया जाता है? तो ये घटना कौन सी थी? अपनी खेजड़ली में शहीद उन 363 व्यक्तियों के बलिदान की अपूर्व घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। इसी एग्जाम में ये जो BSTC 2013 का था, और इसमें शायद ये 2015 में राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ था शायद। ठीक है, तो ये 2 बार आ चुका है ये प्रश्न। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत शानदार चीज़ है, इसको कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आप कभी नहीं भूलोगे हिस्ट्री को। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास इतना गौरवपूर्ण इतिहास है कि आप मतलब भूल सकते ही नहीं है। ठीक है, वो तो वर्तमान में कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण राजस्थान की स्थिति थोड़ी दयनीय है, कुछ जल की कमी है, कुछ राजनीतिक सुषुप्तता भी है, तो उस कारण राजस्थान का उतना पुराना वैभव वापस नहीं मिला हुआ है इनको। तो ये बहुत सारे कारण हैं, परंतु प्राचीन समय में राजस्थान एक जबरदस्त राज्य था भारत का। ए श्रेणी के किले आते थे इसमें। ए श्रेणी मतलब टॉप मतलब जिनको जीतना अच्छे जो महाराजा थे दिल्ली के, उनके लिए भी मुश्किल नहीं था। वैसे वैसे कितने ही दुर्ग थे राजस्थान में। अब देखो जैसे अपना सुलुम्बर भी बहुत ही ताकतवर किलों में से एक किला था। अब देखो वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। देखो लिविंग फोर्ट क्या होता है? लिविंग फोर्ट उस दुर्ग को कहते हैं जहाँ पर क्या है, लोगों का निवास है, लोगों के घर है, लोग वहाँ पर आजीविका चलाते हैं और वहीं पे रहते हैं, सब कुछ काम वहीं पर करते हैं। तो कौन सा दुर्ग है बता दीजिए मुझे। सबसे पहला जो दुर्ग है वो अपना चित्तौड़ है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग पहला है। दूसरा कौन सा है अपना? दूसरा कौन सा बताओ जल्दी। जैसलमेर का किला कौन सा अपना दूसरा दुर्ग है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, सोनार का किला जहाँ पर इसका अन्य नाम है, तो उसके नाम से हमें ऑप्शन में मिला है, तो हम वही करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो आगे देखो, आगे शानदार प्रश्न की देखो कि चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? किसको माना जाता है? दर्रा, केरलादेव, सीता माता और श्रेष्ठ का अभयारण्य। तो बताइए मुझे जल्दी से इसका उत्तर आपके अनुसार क्या हो रहा है। जो मुझे बताओ ना बताओ, अपने मन में तो उस चीज़ को रखो कि इसका उत्तर क्या चल रहा है। दोस्तों जो उड़न गिलेरी जहाँ की प्रसिद्ध है, जहाँ की चित्तल भी प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? वो अपना सीता माता अभयारण्य। कहाँ पर है? ये है अपने प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। याद रखिएगा अच्छे से, सीता माता अभयारण्य में एक तो उड़न गिलेरी और एक चित्तल पर में से है। ठीक है, और आगे देखते हैं अपने प्रश्न को। आगे प्रश्न देखो, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो बताइए किसका नाम है?
पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। ऐसे करंट के प्रश्न आ सकते हैं। अपने वर्तमान में जो थोड़े दिन पहले जो अटल बिहारी जी के नाम पर जो कुछ स्मारक बने हैं, कुछ अन्य प्रधानमंत्रियों के नाम पर बने, तो उनको आप अच्छे से ध्यान रखिए किन किन विश्वविद्यालयों का नाम उनके नाम पर रखा गया। ऐसा प्रश्न आ सकता है। वैसे पुराना पैटर्न काफ़ी मतलब ऐसा मतलब चांस तो नहीं है, पर भी आ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर भी अपने ज़िंदगी बना सकता है, तो हम उसे भी क्यों छोड़े, अच्छे से पढ़ेंगे सबको। तो ठीक है, इसका उत्तर बताइए मुझे कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। किसका लिया गया, किसके लिए है ये, तो ये बता दूं मैं आपको, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर वाला है, सेकंड ऑप्शन वाला है ना, इसे क्या किया गया, इसे राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न है यह है अपना किस नृत्य को राही नृत्य कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है यार, जबरदस्त। अपना कई बार आप पढ़ चुके हैं इसको, तो इसको गौरी को कहा जाता है ना कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रश्न अपना मावट क्या है। मावट ये दोस्तों कितनी बार परीक्षा में आ चुका है, बीएसटीसी में 2 बार आ चुका है। अब देखो ये राजस्थान पुलिस में भी आया है शायद ये। आगे देखो कि प्रश्न के ऑप्शन क्या है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति को मावट कहते हैं जी। आगे देखो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। या फिर आगे देखो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाई जाने वाला चारा मावट कहलाता है। या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गलमलू को मावट कहते हैं। बताइए मुझे जल्दी से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपने अनुसार क्या हो जाएगा, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वो वर्षा जिसके कारण जो अपने क्या होता है, गेहूं की जो फसल होती है उसको अत्यधिक क्या मिलता है, पुनर्बलन। मतलब उससे क्या होता है, पुनर्बलन तो मैनोवैज्ञानिक भाषा का शब्द है। अपनी भाषा में बोले तो उनको जो झील की जो थोड़ा बहुत मिलता है, तो उससे वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छे हैं। और ये एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि ये जो होने वाली मावट होती है सर्दियों के दिनों में, तो क्या ये फसलों के लिए एक अच्छी सिद्ध होती है जी। होती है, फसलों के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती है, परंतु कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा पानी बरस जाए तो फिर वहाँ पर क्या होती है, हानिकारक भी हो जाती है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। भील, डामोर, ग्रासिया, मीणा। तो आपको पता ही है जो भील जनजाति है वो युद्ध करते समय कौन सा रणघोष लगाती है, फायरे फायरे। फायरे फायरे रणघोष किस जनजाति का है, भील जनजाति का है। ठीक है, आगे देखो निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांबर, पंचभद्रा, कायलाना, लूणकसर। बताइए मुझे जल्दी से कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है। बताओ जल्दी से। बिल्कुल, जिन दोस्तों का भी तीसरा ऑप्शन आ रहा है कायलाना झील। कायलाना झील क्या है, कायलाना झील मीठे पानी की एक बहुत ही शानदार झील है जो कि जोधपुर में पाई जाती है। एक रेगिस्तानी इलाके में है, परंतु एक मीठे पानी की बहुत ही सुंदरतम झील है। कभी मौका मिले तो जाकर देखिएगा एक बार, आपका मन अत्यधिक हर्ष से भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है बताइए मुझे, कहाँ पर स्थित है पटवों की हवेली। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। बताओ कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है पटवों की हवेली। जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। याद कर लीजिए, परीक्षा वापस दोहराया या भी जा सकता है, दोहराया भी जा सकता है। ये प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है अपना। आगे देखो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है कौन सा, खेजड़ी है, सब जानते हैं इसको, तो बहुत सरल प्रश्न है। आगे देखो धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी। बताइए धूरमेड़ी किन से संबंधित है। किनसे संबंधित है दोस्तों, गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, गोगा जी से संबंधित है धूरमेड़ी अपना। ठीक है, समझ रहे हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो अपना। अगला प्रश्न है कुर्जा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है कुर्जा के लिए। दोस्तों जो कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध है वो गांव, और कुर्जा क्यों फेमस है, कुर्जा का एक गीत है दोस्तों बहुत शानदार जबरदस्त,
गीत एक बार सुनिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, और एक कहीं पढ़ना चाहो तो भी गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। ज़बरदस्त है अपना कुरजा गीत, एक विरह में गाया जाने वाला गीत है। कुरजा एक पक्षी है और उसके नाम पर बना हुआ एक गीत है, जो खिंचन गाँव जो जोधपुर का है, खिंचन गाँव जो जोधपुर का है, वहाँ पर कुरजा पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और वहाँ पर उनका एक फिक्स बसेरा है, एक खिंचन गाँव जोधपुर का। कुरजा पक्षियों के लिए बहुत सुंदर पक्षी हैं ये, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न जो अपना है वो ये है कि गिरिबांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। ये तो सब जानते हैं दोस्तों किस जाति की है, आदिवासी महिलाओं के लिए लोकप्रिय है ये। आगे देखो पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया। प्रश्न वापस पढ़ लीजिएगा कि पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया, तो वो कौन सी कला थी, बताइए मुझे जल्दी से। अपने मन में आप उत्तर तो सोच लीजिए, अगर बताना नहीं चाहते हो कमेंट करने में आपको जोर बहुत आता है, तो अपने मन में इसका उत्तर सोचो। मैं जो उत्तर अगला बताता हूँ उसमें आपका सही निकलता है कि नहीं निकलता है, तो अपना आप बताओ मेरे को एक बार कि पठानी मूल की काव्य धारा किससे संबंधित है, सॉरी लोक नाट्य कला किससे संबंधित है, किससे हैं, चार वेद से। चार वेद से कौन सी संबंधित है, पठानी मूल की लोक नाट्य विधा, जो किस पर आधारित हैं, काव्य पर आधारित है, ठीक है। उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब देखो धातु से बनी हुई वस्तु पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं, बताओ मुझे जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न, जबरदस्त शानदार ब्यूटीफुल प्रश्न है ये। क्या कहलाती है दोस्तों, मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी मतलब धातु की बनी वस्तु पर सोने की पतली परत या तारों की चढ़ाई जो होती है वो मीनाकारी कहलाती है, ठीक है। अब देखो अपना आज का अंतिम प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, रानी कर्णवती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी, तो उसका बताओ जल्दी से मुझे उत्तर कि किस रानी ने मांगी थी, बताओ जल्दी से। आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन मैंने आपको पढ़कर सुना भी दिए हैं, और ये अपना अंतिम प्रश्न भी है। तो कौन सी रानी थी, रानी कर्णवती थी। उस रानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूं से राखी भेजी और सहायता के लिए उनको बुलावा भेजा, परंतु वो जब तक पहुँचे हैं तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, युद्ध हो चुका था और बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। और ये जो राजस्थान है अपना, और ये राजस्थान में भी ख़ास तौर से मेवाड़, और मेवाड़ मुगलों का उस टाइम पे क्या हो गया, मुगलों के अधीन हो गया, मुगलों से पराजित हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अपनी आपसी फूट के कारण हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का पूरा प्रश्न पत्र। आपको जो जो प्रश्न अच्छे लगे हैं, जो नहीं आते हैं, उनको अच्छे से नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और आपको आपकी वर्दी मिल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो समाप्त करते करते लास्ट में एक बार सब्सक्राइब की जरूर कह दूंगा आपको वापस कि सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक शानदार अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक है आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी पॉइंट को।